साथियों, तो हम लोग आज बायोलॉजी को शुरू करेंगे। बायोलॉजी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान की उपशाखाएं। तो जीव विज्ञान की उपशाखाओं को देखते हैं। पहला देखते हैं विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। देखिए ऐसे इसको याद रखिए, विटीकल्चर अंगूर। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्विज्ञान के प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में किसको, वृद्धावस्था एवं आयुर्वेदी के प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। जो एज बढ़ती है ना, उसको आयु वृद्धि बोलते हैं, उसी का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, तो यह केचुआ यानी अर्थवर्म। पेडोलॉजी का संबंध जो है वो मृदा से है, यानी कि मृदा विज्ञान यानी कि भूमि का विज्ञान। वो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन का क्या कहलाता है, वो कहता है एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी यानी जननांकिकी। तो हमारा देश जो है वो उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, यानी कि हमारा देश जो है ना उसमें डेमोग्राफी बहुत अच्छी है, यानी कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। जीवाश्म वनस्पति यानी पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को बोलते हैं एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो है ऑलरीकल्चर। सब्जियों का अध्ययन ऑलरीकल्चर। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की शाखा है ऑस्टियोलॉजी, जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी सर्पेंटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी मिलती है सर्पेंटोलॉजी से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो यह मृदा विहीन पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। जूलॉजी में जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ये बहुत खास क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। अब बात करते हैं हम लोग जंतु विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन है उसको देखेंगे। जीव विज्ञान की शाखा देखिए और इसके जनक देखते हैं। जंतु विज्ञान, इसके जनक हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जो हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्मजीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, इसके हैं लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, इसके हैं रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी, इसके हैं एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी, इसके हैं कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसके हैं विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, इसके हैं रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन म्यूटेशन, इसके हैं ह्यूगो डी व्रिज। कवक विज्ञान माइकोलॉजी, इसके हैं एंटन डी बेडी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी, इसके हैं स्टीफन हेल्स। वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी, इसके हैं कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप, इसके हैं कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान इंड्रोक्रायोनोलॉजी, इसके थॉमस एल्वा एडिशन, वही एडिशन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो उन्होंने साथ में अंतःस्रावी विज्ञान में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स, इसके हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी, इसके हैं टीएच मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान प्लांट पैलियोबॉटनी के हैं बीरबल साहनी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके हैं पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान, इसके हैं विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फायोलॉजी, इसके हैं एमओपी अयंगर। भारतीय परिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी, इसके हैं रामदेव मिश्र। औषधि विज्ञान, इसके हैं फार्मास्यूटिकल साइंस, इसके हैं हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी, इसके हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीन विज्ञान जीन थेरेपी, इसके हैं एंडरसन। अब देखते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। वनस्पति विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं उसको देखते हैं। जैसे घास विज्ञान, घास विज्ञान क्या है, एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी है ना।
घास विज्ञान क्या है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी, घासों का अध्ययन जो है और घासों का अध्ययन व पालन इस विज्ञान के तहत किया जाता है। अब बात करते हैं एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। एंथोलॉजी, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी, इसमें पादप में रोगजन्य गांठें पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी, इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी, इसमें आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक बॉटनी में। एथनोबॉटनी, इसमें आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है एथनोबॉटनी में। फॉरेस्ट्री, इसमें वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें कृत्रिम जीन्स का अध्ययन किया जाता है। आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन जो है ये सब इसमें शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स यानी आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी, इसमें लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी, इसमें माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी, इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पोलियोनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी, पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। हेलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभावों से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, यानी ऐसे पौधों जो मिट्टी के बिना जो पौधे को उगाने की जो कला होती है ना, वो हाइड्रोपोनिक्स के तहत आती है। अब हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो देखते हैं सबसे पहले एनाटॉमी को। तो देखिए ये क्या है, एनाटॉमी में क्या होता है? एनाटॉमी में विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना, यह है एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। इकोलॉजी, इसमें जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों को विविध संबंधों का अध्ययन होता है। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी, ये भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन कहलाता है एम्ब्रायोलॉजी। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन कहलाता है एंजाइमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन है जेनेटिक्स। अब लास्ट का देख लेते हैं, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जड़ा विज्ञान यानी जेरेंटोलॉजी कहलाता है, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं जेरेंटोलॉजी को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन है माइकोप्लाज्मोलॉजी। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन है। पेलियोबॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन है पेलियोबॉटनी। पेलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। पैथोलॉजी, पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, पोषक तथा परजीवों के संबंध का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष व वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। हेलियोग्राफी, सूर्य के प्रभावों से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है।
देखिए मैंने गलती से क्या है ना कि ऊपर के सिस्टम को ही रिपीट कर दिया, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। खैर कोई बात नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं वापस से आता हूँ जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पर। तो हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। मैमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी जो चीज़ें होती है उसका अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। तो देखिए इसमें जो नहीं आता हो ना उसको लिख लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज करिएगा, जो आता है उसको छोड़ दीजिएगा। पढ़ने का यही तरीका है, खास करके अब जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। चलिए अब हम देखेंगे इस चैप्टर को जिसका नाम है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैविक विकास, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। तो पहले जीव विकास, इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों के ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? ये माना है क्रो मैग्नन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव काल है 2 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। जीवन का उद्भव यानी कि एक कोशिकीय जीव जब बना वो उस समय का समय। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्णन यानी नेचुरल सिलेक्शन। विकास का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक वर्णन यानी नेचुरल सिलेक्शन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डी व्रिज ने किया। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक पार्क युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ हाथी का पूर्वज था। मैमथ जो है हाथी का पूर्वज था। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। पर इसी ने सबसे पहले ऑक्सीजन छोड़ी वायुमंडल में और तब जाके और जीव आए। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल यानी डोरमेंसी पीरियड्स को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। बहुत सारे जैसे भालू वगैरह हैं, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो सोने चले जाते हैं। लंबी इसको बोलते हैं शीत निद्रा। शीत निद्रा ज़्यादा अच्छा रहेगा शब्द। हाइबरनेशन यानी सुशीत निद्रा। प्रसुप्ति काल में कई बार लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। खैर हाइबरनेशन याद रखिए। किसी जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। यह है तारामीन यानी स्टारफिश में। स्टारफिश में नर्वस सिस्टम है लेकिन मस्तिष्क नहीं है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम उसमें पाए जाते हैं जीवाणु में। डायनासोर्स सरीसृप यानी रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर का उदय जो हुआ था वो हुआ था मेसोजोइक युग में। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो है क्रेमोटोफोर्स। क्रेमोटोफोर्स पाई जाती है नील हरित शैवाल में। किन पौधों में जाइलम वाहिकाएँ यानी जाइलम वेसल्स का अभाव होता है? तो अनावृत जीवी एवं टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिकाओं का जो है अभाव पाया जाता है। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। 5 जगत वर्गीकृत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया? ये किया था व्हिटकर ने। व्हिटकर ने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? ये की थी मैकक्लिंटॉफ ने। कौन से डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो यह एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसा कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो चमगादड़। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। चमगादड़ यानी बैट को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। चमगादड़ की एक खासियत बताऊं कि चमगादड़ जो है ना वो एक दिन में 200 मच्छरों को खा जाते हैं। भाई मच्छरों के एकदम प्राकृतिक जो है वो कंट्रोलर हैं। और चलिए चमगादड़ के उपयोग को तो हमने देख लिया।
वह समूह जिसमें जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं तो है मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। ये रात्रिचर जीव हैं। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। चलिए, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मानव को बोलते हैं होमोसेपियंस। तेंदुआ को बोलते हैं पैंथेरा पार्डस। बाघ पैंथेरा टिग्रिस। शेर पैंथेरा लियो। मटर पाइसम एस्टाइवम। बिल्ली फेलिस कैटस। मेढक राना टिग्रीना। देखिए, मुझे ना हमेशा मेढक ही शानदार लगा, राना टिग्रीना। धान ओराइजा एस्टाइवा। सरसों ब्रेसिका कंप्रेस्टिव। चना सिसर एरिएटिनम। गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय बॉस इंडिकस। आम बैगनीफेरा इंडिका। चलिए, इसको देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एक आध नंबर आपको बढ़ा सकता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलास्क संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो ये हीमोयासानिन के कारण होता है। हीमोयासानिन के कारण होता है हरे रंग का रक्त। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? तो वो है कवक मूल यानी माइकोराइजा पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? ये फफूंद है। ईस्ट और मशरूम जो है वो फफूंद है और हम लोग दोनों को खा जाते हैं, ठीक है ना। फफूंद हम लोग खाते भी हैं और फफूंद के कारण कई सारे रोग भी होते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। कपास में पाई जाने वाली प्रमुख घटक कौन सी है? तो वह सेल्यूलोज। कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकों एवं शैवालों से लाइकेन निर्मित होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? देखिए, इसमें ना कई सारा कन्फ्यूजन है। जीवन चक्र है ना, अगर वो पूछता है तो पुष्प है, क्योंकि पुष्प के द्वारा ही फिर बीज बनते हैं और फिर अगला पौधा बनता है। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो वो जड़ हो जाएगा। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो वह मैग्नीशियम। अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक ट्रैकिया द्वारा करते हैं। वातक तंत्र के द्वारा सामान्यतः कीट जो है वो श्वसन करते हैं। कुनैन आवृतजीवी पादप यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का उदाहरण है, जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो यह एंथोसाइनिन। और टमाटर लाल क्यों होता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? देखिए, यहीं पे है लाइकोपिन। लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर लाल होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है? तो यह है सोरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियाँ यानी वेनम ग्लैंड्स किसके समांग है? तो ये है कशेरुकी प्राणियों की लाड़ ग्रंथियाँ, यानी लाड़ की तरह है। लाड़ जो है ना, वो किसी चीज़ को पचाने में काम देता है। तो सांपों का जो जहर है ना, वो भी इनका लाड़ ही है, जो किसी को जब वो पकड़ते हैं ना, तो उस जीव को गलाने में पचाने में काम देता है। निपेंथियस खासियाना यानी पिचर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये कीटों का भक्षण कर लेता है, कीटों को खा जाता है ये पिचर प्लांट, इसलिए खास है। अगर अपने यहाँ भी हो तो गमलों में लगा दिया जाए, बहुत सारे कीट अपने यहाँ कम हो जाएंगे। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो ये शैलोद्भिद कहलाते हैं। शैलोद्भिद जो चट्टानों पर उगते हैं। घटपर्णी यानी पिचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियाँ के पर्णफलक घट के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और घट में कोई जाता है ना, तो उस कीड़े को वो खा जाता है। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो यह है ऊँट। ऊँट जो है ना, अपने आंत में जल का संग्रह करता है। सबसे बड़े अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट जीव कौन से हैं? तो यह है क्लोसल स्क्विड। क्लोसल स्क्विड जो है वो सबसे बड़े अकशेरुकी है। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। और मेढक जो है इसी उभयचर जीव है। हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि मेढक उभयचर है। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बेरी है ना। लीची में क्या एक ही बीज होता है, तो एक बीजी बेरी है वो। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसके खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण तीखा होता है।
कैप्सिसिन जो है लाल मिर्च में होता है, जिसके कारण वो तीखा होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो कमर्शियल फाइबर जो है ना, यानी वाणिज्यिक तंतु, वो जो प्यूपा अवस्था में होता है तब वो उत्पन्न करता है। गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड या समतापी आइसोथर्मल जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये मछली का है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो है एकिडीना। एकिडीना जो है अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। देखिए ये पुरुष में है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी कोशिका को अगर हम माने तो कौन सी है? तो वो अंडाणु है, जो महिलाओं में होती है। वैसे मैं बता दूंगा कि वैसे नॉर्मली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, मैं जल्दी बता दूंगा, आगे की क्लास में बता दूंगा। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो वो स्तनपायी है। सील जो है वो स्तनपायी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो वह क्वैकर से प्राप्त होती है। सील बड़े बड़े जो होते हैं ना, जो हम देखते हैं जिसको समुद्र में, तो उसी को सील मछली बोलते हैं कई बार, लेकिन दरअसल वो स्तनपायी है। कॉर्क जो है ना क्वैकर से प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी हैं। डॉल्फिन क्या है? स्तनपायी हैं। अफीम यानी मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। जो फल होता है ना अधपका, उसमें चीरा लगा देते हैं, हल्का हल्का कट, और उसमें से जो गोंद निकलता है ना उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसी से अफीम या मॉर्फिन बनता है। तालिबान इसको उपजाने में माहिर हैं। गन्ने के रोपण में उसके भाग का प्रयोग किया जाता है, तना का। गन्ने के रोपण में तना का उपयोग किया जाता है। लहसुन की गंध, द स्मेल ऑफ गार्लिक का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूल पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मरुद्भिद। भाई जो मरुस्थल में उगता है उसको मरुद्भिद बोलते हैं, सिंपल है। अधिपादप यानी एपीफाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। एपीफाइट्स अपने आप नहीं हो सकते हैं, तो वो दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ते हैं। ट्रिक्स और माइट्स किस जीव वंश से संबंधित है? ये मकड़ी से हैं। जुगनू यानी फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो लुसिफेरस के कारण होती है। सन हेम्प जूट किससे प्राप्त होता है? तो फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सैलमानडेड, अजगर और कंगारू। पहले सैलमानडेड, फिर अजगर, फिर कंगारू। कंगारू जो है ना उसके पैर हो गए, अजगर के रेंग के चलता है, तो इस हिसाब से देखिए थोड़ी प्रगति हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप में। रेप्टिलिया में कंकाल जो है वो पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित करते हैं? तो अपड़ा, प्लेसेंटा से। स्तनपायी भ्रूण यानी पेट में जो बच्चा होता है ना, अपना जो मल मूत्र है कैसे त्याग करता है? तो प्लेसेंटा से। खाना भी कैसे खाता है? तो प्लेसेंटा से ही। तो माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, वो प्लेसेंटा से ही सारा काम करता है, मल मूत्र सब उसी के द्वारा त्याग करता है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी है, वार्म ब्लडेड है ना, यानी शीत निद्रा में नहीं जा सकता चमगादड़, यानी इसके टेम्परेचर एक ही होता है, यानी चमगादड़ को भी बुखार हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, वह शुतुरमुर्ग पक्षी है, जो दौड़ सकता है उड़ नहीं सकता। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? ये आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोसिन प्रोटीन कोशिकीय चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो एस प्रावस्था में बनते हैं। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ
के प्रमुख जीव हैं? वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है वो डाइटम है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिकोजैंथीन की उपस्थिति के कारण होता है पपीते का पीला रंग। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। हल्दी क्या है? तना है भाई, नीचे जड़ में है तो वो जड़ मत समझिएगा, वो तना है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लिमिनेरिया नामक शैवाल से, यानी भूरी शैवाल से जो है आयोडीन का निर्माण होता है। गलगंड में नहीं होने में उसका बहुत बड़ा योगदान है आयोडीन का। सरकार नमक में ही मिला देती है आयोडीन को। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। तालाबों और कुएं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है ये। दोबारा पढ़िए, बिस्फेनॉल ए बीपीए क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए उपयोग में लाने जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स मुख्यतः प्राप्त की जाती है जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिकाओं में कौन सा मुखर विकर होता है? तो है जाइमेज। एंजाइम्स ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुखर विकार एंजाइम होता है? तो होता है जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं इसको। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना। सिनकोना नामक पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। कुनैन ज़्यादा अच्छा वर्ड है, क्यूनिन लिखा हुआ है, कुनैन ज़्यादा अच्छा वर्ड है। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों रूल्स ऑफ हेरिडिटी को प्रतिपादित करने में किस पौधे का उपयोग किया? तो गार्डन पी यानी मटर के पौधे का इस्तेमाल किया। ग्रेगर जॉन मेंडल जो 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम विकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री के बीच में होते हैं। चलिए सेल को देख लेते हैं हम लोग। सेल से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतर एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र क्या है? हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला है क्या? क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी हुई होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती है? तो प्लीहा में पाई जाती है, स्प्लीन में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में नहीं। अगर गर्मी बढ़ती है तो पुरुष हो जाता है छिपकली, और अगर ठंड में तो मादा छिपकली हो जाती है। ऐसा ही होता है। इसका विपरीत भी हो सकता है कि होता हो, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे होते हैं इनमें नर मादा जो है इस तरह से डिवाइड होते हैं। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है तो है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में यानी ओवरी में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस बोलते हैं प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म लेने के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। एक बार जो हो गया तो हो गया। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये तीनों ही पाया जाता है। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना। हाइपरप्लासिया का क्या मतलब होता है? कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना।
जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन ने। जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेख यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रभाविता। प्रभाविता बोलते हैं इसको। अब देखिए एक लाइन पढ़ देते हैं। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में संपन्न होती है, यानी फैलिपियन ट्यूब में संभक्त होती है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अंडवाहिनी यानी मतलब क्या बोलेंगे उसको, फैलिपियन ट्यूब ज़्यादा सही वर्ड है। कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो यह कोशिका द्रव केंद्रक और द्रव्य से मिलकर बना होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है 46 और जनन सेल में जो है वो है 23 जनन गुणसूत्र होते हैं और नॉर्मल है 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति सेल वाल की संरचना या घटक है? कैल्शियम है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित रहता है? तो यह हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडोमाटा के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्र होने से रंध्र यानी एस्टोमेटा खुल जाते हैं? तो पोटासियम, K+ बोलेंगे इसको। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? तो गाल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? ये दिया रॉबर्टसन ने 1959 में। कोशिका भित्ति होती है पारगम में होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसिप्टिकम है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टिम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है सेरिबलम की ग्रेन्यूल सेल, है ना। यही मैं बताना चाह रहा था, यहाँ लिखा ही हुआ है ना। ग्रेन्यूल सेल ऑफ सेरिबलम ये सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। केवल स्त्रियों में होता है ये अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की वैसे सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु और सबसे बड़ी पादप कोशिका है कार्लेपोटैक्सीफोलिया। चलिए अब थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, अभी थोड़ी देर में ही।